हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेचू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 10, 16, 22, 28 क्वेश्चन मार्क 40। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना हमें है कि क्या आएगा। देखिए, जब भी कभी सीरीज का प्रश्न मिले ना तो दो बातों का विशेष ध्यान दिया कीजिए। पहली बात हमें ये देखना है कि सीरीज बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि किसी भी दो संख्या के बीच में जो डिफरेंस है 20 से कम है क्या। जैसे 22 और 28 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होता है और किसी भी दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या होता है 20 से कम होता है, तो उस सीरीज में कुछ न कुछ प्लस हो रहा होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस सीरीज में। यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से यहाँ 16 बन रहा है ना, तो अगर क्या ऐड कर दे 10 में तो 16 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। और 16 से 22 बन रहा है, 16 में क्या ऐड कर दे कि 22 आ जाए, +6 ऐड कर दे। तो 22 से 28 बन रहा है, 22 में क्या ऐड कर देंगे 28 आ जाए, +6। आप देख पा रहे होंगे कि हर बार +6 ऐड हो रहा है, तो अगली बार भी +6 ऐड होगा। तो 28 में जब +6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और पुनः यहाँ देख लीजिए 34 में जब +6 ऐड किया जाएगा तो 40 आ रहा है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 34 आएगा। और 34 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सरल सवाल था, ये देख करके ही पता चल रहा है कि +6 का डिफरेंस बन रहा था, तो हमें इतना सोचने की क्यों ज़रूरत है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कि डिफरेंस 20 से कम है कि ज़्यादा है। देखिए, ये सवाल आसान था, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ना वो ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी बात है कि जब कठिन प्रश्न आता है ना तो उसको, कोई भी प्रश्न अगर आपको दिखे सामने तो आपको करने का आपका तरीका क्या उसमें होना चाहिए। यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि गुणे होगा, या गुणे होकर के कुछ प्लस माइनस ऐड होगा। आप ये बात वो कंसेप्ट आपका क्लियर करता है कि आप प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे कि गुणे करेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ तो आसान था तो इजीली आप समझ सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह राइट 18 120 से संबंधित है उसी तरह हमें बताना है गॉड क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, हमें बताना है। ठीक है, जब भी देखिए ऐसा प्रश्न मिले ना तो हमारा जो करने का अप्रोच होता है, जो भी दो पेयर के आपकी संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट और 18 120 दिया है ना, तो ये दो आपके संख्याएं कैसे संबंधित हैं। राइट क्या है, 18 120 से कैसे संबंधित है, इनके बीच लॉजिक क्या लग रहा है। सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग गॉड और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आप लोग ये ध्यान दीजिए, जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे प्लेस वैल्यू का पूरा गेम होता है। तो रैट को 18 120 लिख रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले रैट के प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे इनके प्लेस वैल्यू को ही डायरेक्ट कोड करके तो लिखे हैं 18 120 यही तो लिखे है ना। तो गॉड में भी सेम हम लोग कर लेंगे। जी का 7 प्लेस वैल्यू होता है और ओ का 15 होता है और डी का कितना होता है, 4 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 715 4 और 715 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। फिगर काउंटिंग का प्रश्न दिया गया है। देखिए, फिगर काउंटिंग का जो प्रश्न होता है ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में भी, रेलवे में भी पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली जो फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे त्रिभुज काउंट करवाया जाता है। अधिकतम जो 70% क्वेश्चन बनता है ना, त्रिभुज काउंटिंग से बनता है। और दूसरा किससे बनता है, वर्ग से बनता है। और कभी कभी आयत से आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रिभुज से बनता है। ठीक है, और वर्ग से बनता है। 20 से 25% के क्वेश्चन होते हैं जो वर्ग से बनते हैं। करने का हमारा तरीका क्या होगा, सिंपली हम लोग उन वाले वर्ग को काउंट करेंगे जो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूरे फिगर को एनालाइज करेंगे और उन फिगर को काउंट करने का प्रयास करेंगे जो क्या है, कंबाइन में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल तो दिख रहा है आपको 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपली तो आपको 12 आपको वर्ग दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा 12। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड आपका काउंट करके देख लेते हैं। एक तो यहाँ भी बन सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लेंगे तो ये भी तो बन सकता है ना, एक बनेगा ना।
और इसी तरह एक यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ बन गया। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा, बनेगा ना 3, और यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा 4, यानी 16 हमने पुनः काउंट कर लिया। कितना काउंट कर लिया? 16 काउंट कर लिया। 16 काउंट हो गया कि नहीं? अब अगला देख लेते हैं 16, और एक बीच में भी तो काउंट होगा ना, यहाँ से यहाँ। देखिए ये वाला हम नहीं छोड़ रहे हैं। 16 एक यहाँ से यहाँ भी होगा और एक यहाँ से यहाँ भी। 16 2 18, कितना हो गया? टोटल हमने 18 काउंट कर लिया। ओके, अब देखिए एक बार थोड़ा हम बड़े वाले को लेकर के देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के देखते हैं। 18, ये भी तो एक आपका क्या बनेगा ना, क्या बनेगा? वर्ग, ये भी तो बनेगा ना। 18 एक 19 हो गया। ठीक है, एक यहाँ काउंट कर लिया हमने। एक इसी तरह यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला पोर्शन को ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो एक ये भी बन जाएगा। यानी 2 यहाँ काउंट किया और 18 ऑलरेडी था, तो 18 2 कितना हो गया? 20। यानी इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं? 20 हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कूट भाषा में रूरल को BYVEP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिमोट को कैसे लिखा जाएगा, हमें बताना है। देखिए जब भी ऐसा होता है कि किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को अल्फ़ाबेट से कोड किया जाता है, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे रूलर है ना, इसमें क्या होगा ना, इसके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस होकर के VEP के रूप में कोड किया जा रहा होगा और कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया सेम चीज़ हम लोग रिमोट में कर करके अपना आंसर लाएंगे। ओके, कई दफ़ा होता है कि हम देख रहे हैं, देखिए जैसे आर का जो रिलेशन होगा ना भी से होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आर में कुछ प्लस या माइनस होकर के भी लिखा जा रहा होगा, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है ना कि आर का रिलेशन लास्ट वाले से पी से होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आर का रिलेशन बीच वाले से होगा, यू का रिलेशन स्टार्टिंग वाले से होगा। तो आप प्रैक्टिस करते करते जैसा क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो पहला वाला अल्फ़ाबेट होता है वह पहले वाले अल्फ़ाबेट से रिलेट होता है, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट होता है वो दूसरे वाले अल्फ़ाबेट से रिलेट होता है, तीसरा वाला तीसरे, यानी कि आर के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस माइनस होकर के भी लिखा जा रहा होगा। अब देख लेते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं RURAL। ठीक है, इसको कैसे कोड किए हैं? तो इसको इन्होंने कोड किया VYVEP के रूप में, इसी रूप में कोड किया है ना। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता होगा, 18 होता है। और 18 में कितना ऐड करेंगे तो भी का प्लेस वैल्यू 12 आएगा, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो, क्योंकि भी का प्लेस वैल्यू 12 होता है। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21 होता है। और 21 में क्या ऐड करेंगे कि वाई, यानी वाई का प्लेस वैल्यू 25 आ जाएगा, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो होगा ना। आर का प्लेस वैल्यू 18, तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर भी प्लस 4 ऐड करेंगे तो वाई 22 आ जाएगा। कितना? 22 भी का मान। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 5 ई का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12 होता है, और 12 में पुनः प्लस 4 करेंगे तो 16, यानी पी का मान आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सिंपली कि जो भी RURAL है ना, उनके प्लेस वैल्यू में प्लस 4 4 हर बार ऐड करने पर क्या किया जा रहा है? इनको कोड किया जा रहा है VYVEP के रूप में। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया हम लोग रिमोट में कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसी तरह लिख के करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लिख के करेंगे तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी। ऐसे हमें करना ही नहीं है। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, हम लोग कैसे करेंगे। देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18, 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22, 22 किसका होता है? भी का। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो आपका 5 होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, यानी VI आ जाएगा। ठीक है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17, 17 मतलब क्यू होता है। या ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 होगा। 19 किसका होता है प्लेस वैल्यू? यस का। टी का प्लेस वैल्यू 20, और 20 में कितना ऐड करेंगे? 4, 24, 24 किसका होता है? तो एक्स का होता है। और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका? 5, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, यानी आई हो जाएगा। अब देखिए VIQSXI किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम दिया गया है, उसमें आपको रो और कॉलम में संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए ऐसा प्रश्न होता है तो सिंपल या तो हम इसको रो में सॉल्व करेंगे या तो कॉलम में सॉल्व करेंगे, यही दो तरीका होगा। ठीक है, रो में सॉल्व करेंगे या तो कॉलम में सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए अब अगर हम लोग रो में इसको देखने का प्रयास करते हैं, रो में अगर देखने का प्रयास करते हैं तो कॉलम 1 यानी 4 1 4 और 10 7 5, इन कॉलम को ध्यान से देखेंगे, दो कॉलम का जो सम हो रहा है ना तीसरे कॉलम के बराबर होगा। कैसे देख लेते हैं? देखिए यहाँ पे 4 अगर ले लेते हैं, 4 5 9 को लेते हैं तो 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ रहा है कि नहीं? 9 के इक्वल हो जा रहा है तीसरे कॉलम का।
एक और 7 को ऐड कर दे रहे हैं, 7 एक कितना बन जा रहा है, 8 बन जा रहा है। आ रहा है कि नहीं, यहाँ बिल्कुल आ रहा है। यानी पुनः 4 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना चला आएगा, 14। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 14, और 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। बिल्कुल फिक्स टाइप का एक प्रश्न है और इसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, उसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, आपको रियल टाइम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अगर इसको दर्पण में इसी टाइम को देखेंगे तो टाइम क्या दिखेगा, क्या प्रतीत होगा। ठीक है, तो सिंपल एक तरीका होता है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना तो आप क्या करिए कि रियल टाइम निकालने के लिए दर्पण, यदि इसे दर्पण में देखेंगे, दर्पण का टाइम निकालने के लिए, दर्पण टाइम निकालने के लिए इसको 11:60 में से माइनस कर दीजिए। किसको, 2:35 को माइनस कर लेते हैं। 60 में से 35 जाएगा, कितना आएगा, तो आपका चला आएगा यहाँ पे 25, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी 9:25 हो रहा होगा दर्पण में। और किस ऑप्शन में दिया गया है, 9:25, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जब भी रियल टाइम देते, जैसे बोला था किसी घड़ी में 2:35 हो रहा है ना, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय आएगा, तो दर्पण टाइम यानी दर्पण में देखने पे कितना बजे दिखाई देगा, तो आप लोग क्या करिएगा, 11:60 में से रियल टाइम को माइनस करेंगे तो दर्पण का समय चला आएगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि फिर और कोई दिमाग लगाएंगे तो फिर उलझन में फंस जाएंगे। अगर इसे याद रखेंगे तो आप लोग आसानी से करके निकल जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, सांप जिस तरह सरीसृप से संबंधित है उसी तरह बताना है घोंघा किस प्रकार से संबंधित होगा। ठीक है, सेम हम लोगों ने अभी एक ऊपर सवाल किया था जिसमें नंबर दिया था, और यहाँ पे क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है, लेकिन करने का सेम तरीका होता है। जो भी दो पेयर के शब्द होते हैं ना, जैसे यहाँ पे सांप सरीसृप है, ये कैसे संबंधित है एक दूसरे से, इनके बीच क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध सेम लॉजिक को घोंघा और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। सांप को आपको देखते हुए पता चल गया होगा कि सांप जो होता है ना, सांप जो होता है, सांप होता है सरीसृप वर्ग का प्राणी। किस वर्ग का, सरीसृप वर्ग का क्या है, प्राणी है सांप। उसी तरह देखिए, जिस तरह से सांप सरीसृप वर्ग का, जिस तरह से सांप क्या होता है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है, उसी तरह जो घोंघा आपका होता है वह क्या होता है, तो मोलस्का वर्ग का प्राणी होता है। किसका होता है, मोलस्का वर्ग का प्राणी है आपका घोंघा। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मोलस्का होगा, और मोलस्का किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब भी देखिए डाइस का प्रश्न मिले ना, तो इस पूरे ऊपर वाले लाइन को बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, आप ये देखिए, सबसे पहले डाइस देखते ही आपको पता चल जाएगा डाइज है। और डाइज में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ना कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछा गया है 5 के विपरीत फलक पे, बस इतना आपको देखना है। फिर आप डाइज को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करिए। डाइज को ध्यान से देखेंगे तो डाइज 2 और 3 को ध्यान से देखने पर डाइज 2 और 3 में 1 और 6 कॉमन है। ठीक है, जब भी किसी 2 डाइज में 2 फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो तीसरे फलक की संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहले डाइज से हमारा कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं था। हमने देखते ही, देखिए थोड़ा सा डाइज जब भी लेना तो एक बार उनको देखने का प्रयास कीजिए, 3 डाइज में अक्सर। ठीक है, एक बार देखिए, क्योंकि कई दफ़ा क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे कि डाइज 1 और 2 का प्रयोग करके, कई लोग ये करेंगे कि डाइज 1 और 2 का प्रयोग करके विपरीत निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा, डाइज 1 और 2 से भी निकल जाएगा, सबका विपरीत निकल जाएगा, 5 का भी विपरीत आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। अगर डाइज आप ध्यान से देखेंगे 2 और 3 को, तो आपको तुरंत आप आंसर करके देखते ही 5 के विपरीत 4 होगा, कर जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी 2 डाइज में 2 फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो तीसरे फलक की दोनों डाइज की जो संख्याएं होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
क्या दिया गया है, 3 शब्द दिए गए हैं, कुर्सी, मेज, पंखा। इन तीनों शब्दों से हम एक डायग्राम कौन सा बनाएं जो इन तीनों शब्दों को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देखिए कुर्सी और मेज की बात करें तो क्या कुर्सी और मेज एक दूसरे से संबंधित होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या मेज और पंखा एक दूसरे से संबंधित होते हैं? नहीं होते हैं। मेज बैठने के लिए मेज होता है और जो पंखा होता है उस चलता है, तो उनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। उसी तरह कुर्सी और पंखा में कोई संबंध है क्या? कुर्सी और पंखा में भी कोई संबंध नहीं है। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों शब्द दिए गए हैं ना, तीनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। तो तीनों शब्द के लिए हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे कुर्सी हमने बना लिया, एक सर्कल में कुर्सी रख लेंगे, और यहाँ पे मैंने बना लिया मेज बना लिया, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो तीनों अलग अलग बनेंगे। और तीसरे में हमने पंखा बना लिया। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। पूछा जा रहा है ना कि आपका एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें से किस ऑप्शन के अक्षरों को रखने पर ये श्रृंखला पूरी होगी। देखिए, जब भी एक बात ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना तो अपने आप में कठिन प्रश्न होता है। ठीक है, कठिन प्रश्न होता ही है, क्योंकि कई दफ़ा हमें पता नहीं चलता है कि किस ऑप्शन को हमें पुट करना चाहिए, किस ऑप्शन को हमें रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी एक बात ध्यान दीजिए, जब भी ऑप्शन जो बड़ा दिखे, ऑप्शन में जो अक्षर दिखे बहुत ज़्यादा दिखे ना, इसका मतलब ये होता है, और जो सीरीज जो बहुत लंबी हो, इसका मतलब सिंपली ये होता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द है जो सीरीज बना रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द है जो सीरीज बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम सारे अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि जो सीरीज बना है कितने शब्दों से बना है, कौन कौन अक्षर हैं। एस है, ओ है, और एन भी है, टी भी है, और ए भी है। और यही आपके 5 जो क्या दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इन्हीं का प्रयोग करके इस सीरीज में पूरे सीरीज को बनाया गया है कि नहीं? आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इनको देखने पे आपको पता चलेगा ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यस ओ एन टी ए का एक सीरीज बन रहा हो, यस ओ एन टी ए का ही सीरीज बन रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जब बड़ा आपको ऐसा सीरीज मिले तो हम क्या करेंगे, करने का हमारा तरीका क्या होगा। अब तक तो मैं कहानी बैकग्राउंड बता रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या हो सकता है, कैसे सोचना होता है, लेकिन हम करेंगे क्या, कैसे इसको कम से कम समय में कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या सोचा, मैंने ये देखा कि यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है ना, यहाँ पे भी टी है, 3 जगह टी है, और तीनों टी के 2 टी के बाद में ए है, 2 टी के बाद में क्या है, ए है। यहाँ पे भी टी के बाद में क्या है, ए है, और यहाँ पे भी टी के बाद में ए है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, जो तीसरा टी है उसके बाद ए होगा। बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं। अब हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में लास्ट से जो चौथा विकल्प है, लास्ट से आपका जो चौथा विकल्प है उसमें ए है, उसमें क्या है, ए है। अब हम ए देखेंगे। देखिए, लास्ट से चौथा, यानी कि लास्ट से चौथे में ए, ऑप्शन ए में भी नहीं है। लास्ट से चौथा इसमें बी में है, लास्ट से चौथा ए बी में भी है, इसमें भी है, और इसमें भी नहीं, यानी 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से कि अब टी के पहले भी यहाँ ए है, टी के बाद में भी ये है। तो यहाँ भी देखिए, टी के पहले भी है, टी के बाद में भी है, तो यहाँ पे भी टी के पहले ए होगा ना, और टी के बाद में ए। तो यहाँ टी के पहले क्या हो गया, ए हो गया। हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया, टी के पहले ए हो गया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आगे और देखने का प्रयास करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि एन के बाद में ए यहाँ भी है और एन के बाद में ए यहाँ है। तो एन के बाद में ए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि ए जहाँ पे है, एन के बाद में क्या है, ए है ना। तो एन के बाद में यहाँ भी ए है, तो कहाँ हम एन रख सकते हैं? कहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल कहीं रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, देखिए एस के बाद यहाँ पे क्या है, ओ है, तो यस के बाद यहाँ भी ओ होना चाहिए। बिल्कुल होगा, यस के बाद ओ होना चाहिए। अब देखिए तीसरा किस ऑप्शन में ओ दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एस के बाद ओ होगा, तो यहाँ भी तो एस के पहले, ओ के पहले यस होना चाहिए ना, यहाँ भी बिल्कुल होगा। यानी लास्ट से तीसरा क्या होगा, यस होगा। दोनों ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी में भी दिया गया है, तो कोई बात नहीं। और देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और हम देख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि
एन के बाद ए है, एन के बाद ए है कि नहीं, उसके बाद टी है यहाँ पे, तो यहाँ भी एन के बाद ए के बाद टी होना चाहिए कि नहीं। अब जाहिर सी बात टी आ गया है तो टी के पहले ए होगा, उसके बाद में भी ए होगा, तो लास्ट अब टी और ए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा देखिए इसको तेजी से हम लोग करेंगे, ठीक है, तेजी से करने का प्रयास कीजिएगा। अब ऑप्शन सी के सभी अक्षरों को रख करके देख लीजिए सीरीज कोई बन रहा है क्या, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे एन रख लेते हैं, यहाँ पे ए रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं ओ, यहाँ पे एन, ठीक है, उसके बाद एस, उसके बाद ओ, एस ओ के बाद ए एस टी ए, यानी जानते हैं क्या बन रहा है, ये सोनाटा बन रहा है, सोनाटा, यस ओ एन ए टी, सोनाटा, एस ओ एन ए टी ए, सोनाटा। सोनाटा एक आपका एक सीरीज चल रहा है यस ओ एन ए टी ए का, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि सभी अक्षरों को एक बार ध्यान से देखना बेहद ही जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणे, माइनस का अर्थ भग्य, गुणे का अर्थ प्लस और भग्य का अर्थ माइनस हो तो इस इक्वेशन का मान हमें बताना है। बेहद इजी प्रश्न है, कुछ भी करना नहीं है। इस प्रश्न को इसलिए रखा गया है ना क्योंकि एसएससी इस तरह का एक प्रश्न पूछती है, एसएससी की आदत है ऐसी प्रश्न पूछती है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहे हैं, जैसे बोले प्लस का अर्थ गुणे है ना, तो इसमें जहाँ प्लस होगा वहाँ गुणा लगा लेंगे। माइनस का अर्थ मतलब भग्य है तो माइनस की जगह भग्य कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं, बोले हैं प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस की जगह मैंने गुणा कर लिया। माइनस का अर्थ भग्य, तो माइनस की जगह भग्य मैंने कर लिया। और गुणे का अर्थ प्लस, तो गुणे की जगह मैंने प्लस कर लिया। और भग्य का अर्थ माइनस, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 18 दहा में 180 और 80, 180 और 20 कितना हो जाएगा 200। 200 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6, 208 कितनी बार कटेगा 25 बार में, और 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है, सिलॉक्स से एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है। करने का तरीका हमारा क्या होगा, यहाँ पे कथन दिया गया है ना, कथन से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के आधार पे देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कथन क्या दिया गया है, दिया गया है कुछ साइकिल कार हैं, सभी कार ट्रक हैं, ठीक है। तो कथन से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कुछ साइकिल क्या है, कुछ साइकिल, सी से साइकिल क्या है, कार है, सी आर से कार है, और सभी कार क्या हैं, जितनी भी कार हैं वो क्या हैं, तो ट्रक हैं। जितनी भी कार हैं वो क्या हैं, तो आपका ट्रक, टी से ट्रक। अब निष्कर्ष देखिए कौन निकल सकता है, कुछ साइकिल ट्रक हैं, कुछ साइकिल ट्रक हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए कुछ ट्रक और साइकिल क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कुछ साइकिल ट्रक है, बात सही है बिल्कुल। कोई कार साइकिल भी नहीं है, कोई भी कार साइकिल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ कार तो साइकिल है ना, तो नहीं, गलत है दूसरा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।